गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सागर चौधरी, वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट के अंदर कि हाइपरटेंशन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लिनिकल और कोच के आधार पे उसका टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो टाइप्स के अंदर अपन पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या पढ़ा था कि सेकेंडरी टाइप क्या था, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है। आज पढ़ते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में कि व्हाट इज़ द प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड व्हाट इज द कोज आर प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होती है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है जिसके अंदर कोई भी कोज ना होके वो इडियोपैथिक होती है। कैसी होती है? ये इडियोपैथिक है, मतलब इसके अंदर कोई भी कोज नहीं है, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या पड़ गया, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। या और नाम बोलें तो इसका नाम है असेंशियल हाइपरटेंशन या टिपिकल हाइपरटेंशन या क्लासिकल हाइपरटेंशन। ये सारे इसी के नाम है। पहला बोला मैंने प्राइमरी हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन, टिपिकल हाइपरटेंशन और लास्ट वन क्लासिकल हाइपरटेंशन। क्लासिकल हाइपरटेंशन क्यों बोल रहे हैं? क्लासिकल हाइपरटेंशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लगभग 90% पोर्शन कवर करता है कंप्लीट हाइपरटेंशन का। मतलब कोई 100% है, किसी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनमें से लगभग 90% या 90% किसके होंगे? वो होंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन के। अब आगे बात करते हैं कि सर प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो प्राइमरी हाइपरटेंशन कोज करवा सकता है। तो उसके अंदर पहला है जेनेटिक मेकअप। आपको सभी को पता है कि जीन डिसाइड करते हैं कि अपनी पैथोफिजियोलॉजी कैसे चलेगी। अगर कोई फॉल्टी जीन है वो क्या कर रहा है, वो बीपी को बढ़ा रहा है, तो उसमें क्या हो गया, वो जेनेटिक मेकअप के अंदर आ गया। दूसरा फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी प्रॉब्लम, मतलब आनुवांशिक माँ बाप से बच्चों में बीपी का हो जाना, ये क्या कहलाता है? फैमिली हिस्ट्री कहलाता है। तीसरा एज भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, किसके लिए? हाइपरटेंशन के लिए। अब सर आप पूछोगे सर हाइपरटेंशन के लिए ये इंपॉर्टेंट कोज कैसे हो सकता है? तो एज के जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे क्या बढ़ता है? लिपिड इंटॉलरेंस, लिपिड और ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है। क्या होता है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है। इससे क्या होगा, लिपिड बढ़ेगा तो क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो उससे क्या होगा? ल्यूमन कम होगा, ल्यूमन का जो डायमीटर है वो कम होगा और बीपी बढ़ेगा। वही बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या करवाता है? विस्कोसिटी बढ़ाता है। विस्कोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? हाइपरटेंशन कहलाएगा। वही बात करें सेक्स की, इसमें सेक्स का मतलब होता है कि जेंडर के अंदर मेल ज़्यादा प्रोन होते हैं किसके लिए? हाइपरटेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि मेल में एक हार्मोन, उसका नाम क्या है? एंड्रोजन। क्या नाम है? एंड्रोजन। और एंड्रोजन क्या करवाता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है प्लस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो ये होगा तो क्या होगा? जो आपका बीपी है वो बढ़ेगा। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? हाइपरटेंशन बोल रहे हैं ना, इसी तो अपन हाइपरटेंशन बोल के चल रहे हैं। बात करें रेस की, तो रेस का मतलब होता है जाति से, विशेष एक प्रांत से। तो जो साउथ अफ्रीका और अमेरिका वाले लोग हैं उनके अंदर मोस्टली क्या देखा गया है कि उनकी बीपी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, उनके अंदर हाइपरटेंशन कॉमनली देखने को मिल जाता है। किनके अंदर? जो अफ्रीकन्स हैं और जो अमेरिकन्स हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो अपन ने पढ़ा जेनेटिक मेकअप, फैमिली हिस्ट्री, एज, सेक्स एंड रेस। अब बात करते हैं आगे मेटाबॉलिक फैक्टर की या फिर लाइफस्टाइल की। जैसे जैसे आज का टाइम चल रहा है तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि सभी लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेविशनेस मिल रही है उनको, सारा दिन बेड पे पड़े रहते हैं, ठीक है, काम धंधा इतना करते नहीं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना फिजिकल इनएक्टिव रहते हैं, वो खेल कूद भी इतना नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि उनके अंदर बीएमआई बढ़ती है, और बीएमआई बढ़ती है कितने से ज़्यादा? अगर बीएमआई मोर देन 35 हो जाए ना, तो मान लेना कि ये ओबेसिटी की ओर जा रहा है पेशेंट, और ओबेसिटी के अंदर, ओबेसिटी वाले पेशेंट को मोनली देखा गया कि उसके अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है। बात करते हैं डाइट की। अगर आप लोग डाइट के अंदर कोई भी पेशेंट या इंडिविजुअल क्या करता है, ज़्यादा कैलोरीज खाता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करता है, ज़्यादा एलडीएल खाता है, तो उन पेशेंट के अंदर ज़्यादा शुगर का इंटेक करता है, तो उन पेशेंट के अंदर क्या मिल सकता है? आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर डाइट भी।
उसकी बात करें हैबिट, हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है किसके लिए, हाइपरटेंशन। जैसे टोबैको हो गया, स्मोकिंग हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि टोबैको और स्मोकिंग के अंदर एक निकोटीन नाम का सब्सटेंस होता है। क्या होता है, निकोटीन नाम का सब्सटेंस होता है। उससे क्या होता है, अपनी हार्ट रेट और वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, हार्ट रेट भी बढ़ती है और वैसो कंस्ट्रिक्शन भी होता है। तो उससे क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या करवाएगा, इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, और वैसो कंस्ट्रिक्शन तो ल्यूमन डायमीटर घटेगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। वही बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो जो पर्सनैलिटी, ऐसे पर्सन जो टाइप ए पर्सनैलिटी रखते हैं, कैसी पर्सनैलिटी रखते हैं, टाइप ए, मतलब हमेशा गुस्से में रहते हैं, एंगर रहते हैं, एम्बिशंस रखते हैं, कंपटीशन करते हैं बार बार, तो ऐसे पर्सन के अंदर टाइप ए पर्सनैलिटी होती है और वो क्या करवाती है, हाइपरटेंशन को, मतलब हाइपरटेंशन कोज करवा सकती है। कौन सी पर्सनैलिटी, टाइप ए पर्सनैलिटी। तो ये अपन ने कोज पढ़े सारे, पहला जेनेटिक मेकअप, फैमिली हिस्ट्री, एज, सेक्स, रेस, अपनी हैबिट्स हो गई, पर्सनैलिटी हो गई और डाइट हो गया, और लास्ट एक क्या बचा, अपनी लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, और लाइफ स्टाइल भी एक इंपॉर्टेंट कोज या रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो इसके आगे डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन के साइन और सिम्टम्स के बारे में। साइन और सिम्टम्स को अपन ने दो भागों में बांटा गया है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। तो पहले बात करते हैं एसिम्टोमेटिक की। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट के अंदर सिम्टम्स शो नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिम्टोमेटिक, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, साइलेंट किलर बोला गया है। तो साइलेंट किलर क्या होता है एडल्ट के अंदर, तो साइलेंट किलर होता है हाइपरटेंशन। और वही बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड के अंदर क्या होता है, हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर होता है। तो बात करते हैं स्पेसिफिक, सॉरी नॉन स्पेसिफिक की। नॉन स्पेसिफिक के अंदर पहला आता है कि हेडेक होगा पेशेंट के अंदर। तो हेडेक कैसा होगा, पेशेंट के अंदर हेडेक ऑक्सीपिटल रीजन में होगा, जब वो उठेगा मॉर्निंग राइज हेडेक होता है पेशेंट के अंदर, और कहाँ होता है, ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर होता है। दूसरा डिजीनेस पेशेंट को फील होगा, एपिस्टेक्सिस हो सकता है पेशेंट के अंदर, फिजिकल एंड मेंटल इंटॉलरेंस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। एंगर मतलब गुस्से वाला पेशेंट होगा, फ्लस्ड लुक पेशेंट को दिखाई देगा, मतलब बिल्कुल गुलाबी लाल चेहरा उसको दिखाई देगा, और टेनाइटिस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये क्या थे, नॉन स्पेसिफिक। बात करते हैं स्पेसिफिक की, तो पहला होगा रेस्पिरेशन, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजन डिस्टर्ब हो सकता है पेशेंट का, मतलब बार बार उसके स्पेक्स नंबर चेंज हो रहे हैं। अगर उसके चश्मा लग रखा है पेशेंट के, तो उसके बार बार हर 6 महीने साल भर में चेंज हो रहे हैं बार बार स्पेक्स नंबर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम्स हो सकता है कि कहीं उसके बीपी तो नहीं बढ़ रखा। बात करें चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन फील हो सकता है। पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी हार्ट रेट का बढ़ जाना या हार्ट रेट खुद को ही सुनाई देना, ये क्या कहलाता है, पाल्पिटेशन। वहीं यूरिन आउटपुट कभी बढ़ता है और बाद में घट जाता है। इनिशियल में बढ़ता है, बाद में घट जाता है। क्यों, क्योंकि इनिशियल में इसलिए बढ़ता है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, जिससे जीएफआर बढ़ता है, और जीएफआर बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, वो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो आपका नेफ्रॉन है वो डैमेज होता है, उस कारण से यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। और बात करें उसमें एडिमा देखने को मिल सकता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ मिल सकता है, और सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हाइपरटेंशन है वो बहुत कुछ सिम्टम शो करता है, सब लगभग सभी मल्टीपल ऑर्गन को ये इन्वॉल्व करता है, जैसे आपका हार्ट, किडनी, जीआईटी, रेस्पिरेटरी और ब्रेन को ये इन्वॉल्व करता है। तो ये अपन ने पढ़ा नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। अब बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की कि हाइपरटेंशन के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो उसमें है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दी पेशेंट। सर्वप्रथम पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करेंगे उसके अंदर, उसके बाद में पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका असेस करेंगे कोज को, कंडीशन को और कॉम्प्लिकेशंस को। किसको असेस करना है, कोज, कंडीशन, कॉम्प्लिकेशन। मतलब कोज क्या है, पर्टिकुलर टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है। अगर टाइप सेकंड उसमें कोज क्या हो सकता है, एड्रिनल कोज है, अपना एंडोक्राइन कोज है, रिनल कोज है, तो कौन सा कोज उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कंडीशन क्या है, कितनी हाइपरटेंशन, ज़्यादा तो नहीं हो रही, कहीं माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है पेशेंट के अंदर। उसके बाद बात करें बीपी को चेक करो, वो दोनों हाथों के चेक करो, सीटिंग पोजीशन में चेक करो, सुपाइन में करो, इंटरमिटेंट चेक करो, 30 मिनट बाद करो, 6 घंटे बाद चेक करो, आज चेक करो, कल चेक करो। तो अपन पेशेंट को अपन बार बार चेक करते हैं 2-3 बार कि पेशेंट को अपने कंफर्म हो जाए कि हाँ यह हाइपरटेंशन ही है, सिचुएशनल हाइपरटेंशन तो नहीं है। जब भी पेशेंट की बीपी चेक करते हैं तो ध्यान रहे कि पेशेंट कोई स्मोकिंग करके तो नहीं आया है,
जब रनिंग करके तो नहीं आया है, अगर रनिंग करके आया है तो 30 मिनट के बाद अपन, या स्मोकिंग करने 30 मिनट के बाद अपन उसको बीपी चेक करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए अपने को। उसके बाद में पेशेंट का अपन सीबीसी करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट आरएफटी, और एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे पेशेंट का ले सकते हैं, फंडस एग्जामिनेशन किसको आई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, लिपिड प्रोफाइल ले पेशेंट की, एसडीएल, कोलेस्ट्रॉल और वो एसडीएल, तो इस सभी का चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई डाइट का इशू तो नहीं आ रहा पेशेंट के अंदर, रैंडम ब्लड शुगर, कहीं पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, ग्लूकोज तो नहीं बढ़ रहा पेशेंट के अंदर, विस्कोसिटी नहीं हो रही ब्लड के अंदर। भाई बात करें ईसीजी, हार्ट तो कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है पेशेंट के अंदर, और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी क्यों करते हैं कि अपन ल्यूमन को चेक करेंगे कि पेशेंट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं हो रहा है। और लास्ट वन 2D इको, 2D इको कार्डियोग्राम इसलिए करते हैं पेशेंट का कि अपन हार्ट की फंक्शनिंग को देखना चाहते हैं कि हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, एजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है कि नहीं पेशेंट के अंदर, जो वाल्व हैं हार्ट के वो प्रॉपर काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अल्टीमेट अपन ये चेक करना चाहते हैं 2D इको के अंदर कि हार्ट का, पेशेंट की हार्ट की कंडीशन कैसी है। तो पेशेंट के अंदर ये अपन नर्सिंग डायग्नोसिस करवा सकते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं मैनेजमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ दी हाइपर टेंशन। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर पहला है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अपन करते हैं पेशेंट के अंदर कि अपना टारगेट एम क्या है कि जो बीपी है उसको कम करो, प्रिवेंट करो कि दोबारा बीपी ना हो, और जो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर उनको मॉडिफाई अपन कर सकते हैं। तो पहला है मेडिकल मैनेजमेंट में डायूरेटिक्स। अपन डायूरेटिक का यूज कर सकते हैं, उसमें होता है थाइजाइड्स होते हैं, लूप डायूरेटिक्स होते हैं, के सेपरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, और अपना ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं। तो चारों प्रकार की मेडिसिन अपन डायूरेटिक के अंदर पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, इंक्रीज जो अपना यूरिन आउटपुट उसको बढ़ाते हैं, और यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम घटेगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके अंदर फुर्सेमाइड आपने सुना होगा, मैनिटोल आपने नाम सुना होगा, लेसिक्स आपने नाम सुना होगा, थाइजाइड आपने नाम सुना होगा। तो थाइजाइड, फुर्सेमाइड, लेसिक्स और मैनिटोल ये अपन मोस्टली यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें सीसीबी की, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर अपन एम्लोडिपिलिन उस पेशेंट को दे सकते हैं। बीटा एडिनल रिसेप्टर ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्चुअली करता क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये काम करता है कि जो आपकी आर्टरीज हैं उनका जो ल्यूमन उसको डायमीटर को बढ़ा देती है। अल्टरनेट इसका काम ये होता है, जो एम्लोडिपिन क्या करते हैं, चैनल जो आपकी जो आर्टेरियल ल्यूमन था उस ल्यूमन के डायमीटर को बढ़ाती हैं। अब जो ल्यूमन है वो वाइड हो चुका है, अब जो बीपी है वो कम हो जाएगा क्योंकि अब आराम से ब्लड आएगा। तो इसे एग्जांपल क्या है सीसीबी का, जैसे एम्लोडिपिन हो गया। बात करते हैं बीटा, नेक्स्ट मेडिसिन का बीटा एडिनल रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करती है, जैसे लोल, लाबेटालोल, सोटालोल, टीमोलोल, ये अपनी हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देती है। उसके बाद बात करते हैं अल्फा एडिनल रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब जोसिन। जितने भी जिसके भी नाम के आगे आपको जोसिन दिखे वो सारी क्या कहलाती हैं, अल्फा एडिनल रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं। वो क्या करती हैं, वो मेडिसिन आपकी जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करती हैं। तो इसलिए आपका जो हार्ट रेट है और बीपी है वो मेंटेन रह पाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एसीई इनिबिटर्स। जो एसीई इनिबिटर्स होते हैं, रामाप्रिल, क्रिप्टोप्रिल हो गए मेडिसिन, वो क्या करती है, आपके जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको इनिबिट करती हैं और राज को एक्टिवेट नहीं होने देती। उससे क्या होगा, जो किडनी रिएप्टेक कर रही थी किसका, सोडियम प्लस वाटर का, अब वो नहीं होगा और आपका जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ेगा। अगर यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये आपने डिस्कस किया मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें एक और मैनेजमेंट है वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर क्या करते हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स है उसको जिसको जो वो ल्यूमन उसको वाइड करते हैं और अल्टरनेट क्या कर देते हैं, बीपी को कम कर देते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा मेडिकल मैनेजमेंट। अब इसका पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। असेस करो उसके वाइटल साइंस को, उसके बीपी को कि कितना % बीपी बढ़ रहा है, उसको अश्योर करो, उसको कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर पेशेंट को लेटाओ, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाओ पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को वाइटल ऑर्गन्स को असेस करना है कि उसकी हार्ट रेट कितनी चल रही है, कहीं आई का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कहीं हार्ट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कहीं स्ट्रोक तो नहीं है पेशेंट को, उसको असेस करना है। देन उसके बाद में उसकी जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले कोच को एड्रेस किया, कोच को अपन ने क्या कर दिया, उसको सही कर दिया। जैसे कोई भी एंडोक्राइन कोच था, रीनल कोच था या और कुछ कोच था, उसको आपने एड्रेस किया, उसको सही कर दिया। लेकिन अब बात करते हैं उन कोच की या उन रिस्क फैक्टर की जो इनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया चेंज द लाइफ स्टाइल। उसके अगर लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ
चेंज करने की रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे उसकी डाइट को अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे डाइट होती है, डाइट के अंदर अपन ऐसा फूड सप्लीमेंट देते हैं जो ओनली फॉर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को दिया जाता है। आप एक बार सर्च कर लेना यूट्यूब नेट के ऊपर जाके कि डाइट होती क्या है। उसके बाद में अपन एक्सरसाइज पेशेंट के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं कि आप पेशेंट को बोलना है कि वीक में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, इंटरमिटेंट वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, लेकिन वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बरकरार रखना चाहिए। उसके बाद में हैबिट को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं कि हैबिट जैसे वो टोबैको यूज़ करता था, स्मोकिंग करता था, उसको बंद करने के लिए बोल सकते हैं कि पेशेंट को कि कृपया प्लीज़ आप जो भी हैबिट्स है उसको मॉडिफाई कीजिए, उसको बंद करिए। अगर कोई भी टोबैको च्युए करता है तो उसको बंद करने के लिए बोल सकते हैं और स्मोकिंग के लिए उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं। बात करते हैं डाइट के अंदर ही कि डाइट के अंदर पेशेंट को बोलना है डिब्बाबंद खाना ना खाएं, पैक्ड प्रोसेस फूड का इंटेक ना करें, 2 ग्राम पर डे सोडियम से 2 ग्राम से भी कम सोडियम इंटेक करें एक दिन के अंदर। टेबल साल्ट मतलब बाहर से नमक ना छिड़कें किसी भी खाने के ऊपर, ठीक है। और लास्ट वन, पर्सनैलिटी चेंजेस के लिए अपन बोल सकते हैं पेशेंट को कि अगर वो गुस्से को कम करे, मेडिटेशन करे, योगा करे, प्राणायाम करे, उससे उसका जो पर्सनैलिटी अंदर गुस्सा उसके अंदर आता है तो वो काम एंड कूल क्वाइट होगा। तो उसका एनवायरनमेंट अपन चेंज कर सकते हैं पेशेंट का, अगर कोई एनवायरनमेंट उसका अंदर ऐसा हेक्टिक है तो ये था अपना हाइपरटेंशन का नर्सिंग इंटरवेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल।